पुलिस ने भी इनकाउंटर्स की। अगर आप इन गैंग्स के सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएंगे तो पाएंगे कि इन गैंग्स की फॉलोइंग लाखों में है। ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े आदमी के सामने से जब मंत्री जी का लाल बत्ती लगा हुआ काफिला निकलता है, अब जब लोगों के पास गन्स आएंगी तो यूज भी होंगी। अंदर ही अंदर गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट खोखली होती जा रही थी। शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें आप सिद्धू मूसेवाला के नाम से भी जानते होंगे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। पिछले कुछ सालों में पंजाब में हुए मर्डर केसेस में ये पहला केस नहीं है और जिस तरह से गैंग्स सोशल मीडिया पे बदले की कस्में खा रहे हैं, चांसेस आर के लास्ट भी नहीं होगा। इस सब में जो एक चौंकाने वाली बात है वो है इस इंसिडेंट में यूज किए गए वेपन्स। अब मैं इन गैंग्स की डिटेल्स या फिर इन गन्स की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तो नहीं बताने वाला। चांसेस आर के वो आप ऑलरेडी मीडिया में देख चुके होंगे और चांसेस आर के आप डायरेक्टली कंक्लूड भी कर रहे होंगे कि पंजाब की गन कल्चर के लिए कैसे पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री जिम्मेदार है। लेकिन मैं आपका टेंशन दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहता हूं, पंजाब के गैंग्स और गन्स। लेकिन गैंग्स और गन की बात करने से पहले बात कर लेते हैं पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री की। आर्ट फॉर्म्स जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, फिल्म्स, इन सब के बारे में बात बोली जाती है कि ये सब अंडरलाइन सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन होते हैं। आप किसी भी कल्चर के रीजनल सॉन्ग्स को उठा के देखेंगे तो पाएंगे कि वो सॉन्ग्स अपने जमाने के सोसाइटल एनेक्डोट्स और रेफरेंसेस से भरे पड़े हैं। जब आप गन कल्चर की बात करते हैं तो उसमें सेकंड वर्ड होता है कल्चर, और कल्चर को डेवलप होने में टाइम लगता है, जनरेशंस लगती हैं। सिद्धू मूसेवाला का डेब्यू हुआ था 2018 में और उसके बाद से ही उनके ऊपर कई बार एलिगेशंस लग चुके थे गन कल्चर को प्रमोट करने के। अब 4 साल का टाइम एक कल्चर को बनाने के लिए बहुत कम टाइम है। क्या ये कहना सही नहीं होगा कि ये सॉन्ग्स एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी वीडियोस में? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सॉन्ग्स इजी टारगेट होने की वजह से हम शायद रियल प्रॉब्लम की तरफ देख ही ना रहे हों? अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इन सॉन्ग्स का लोगों पे, स्पेशली यूथ पे इम्पैक्ट नहीं होता। इनफैक्ट इन्हीं इश्यूज को कंसीडर करके पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने 2019 में पुलिस को डायरेक्ट किया था कि शराब, ड्रग्स और वायलेंस को प्रमोट करने वाले सॉन्ग्स पब्लिकली परफॉर्म ना किए जाए। तो ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से हुई और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे हुई, इन सबका जवाब आपको मिलेगा 80s और 90s के डेकेड में। जब आप इस पूरी सिचुएशन को जूम आउट करके देखेंगे तो पाएंगे कि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में काफी सारी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। अब पहली बात तो ये कि इतनी सारी गन्स एक स्टेट की कल्चर का पार्ट बनी कैसे, और अगर ये सब हुआ भी तो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए पुलिस का रोल इसमें क्या था, और इन सब के ऊपर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किस लेवल की थी। ये सब एंटिटीज एक ऐसा सिस्टम डेवलप करती हैं कि थोड़े टाइम बाद आपके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से हुई थी और एंड कहां हो रही है। इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी जब पंजाब इंसर्जेंसी के दौर से गुजर रहा था। नेचुरली कुछ लोग टेररिस्ट के सपोर्ट में थे और कुछ उनके अगेंस्ट। आतंकवादियों ने उस टाइम उनके अगेंस्ट बोलने वाले कई पॉलिटिकल लीडर्स की हत्या कर दी। पुलिस ने भी इनकाउंटर्स किए, लेकिन इन सब इंसिडेंट्स के बाद पॉलिटिकल लीडर्स की सिक्योरिटी के लिए उन्हें गनमैन प्रोवाइड किए गए। अब जितना बड़ा लीडर उतने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स। ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े आदमी के सामने से जब मंत्री जी का लाल बत्ती लगा हुआ काफिला निकलता है तो उन्हें वो गाड़ियां नहीं, वो पावर दिखाई देती है। ना किसी ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना और ना ही कहीं पे टोल टैक्स देना। मंत्री जी किसी रैली में जा रहे हैं या किसी लोकल इवेंट, उनके साथ जा रहे हैं उनके गनमैन्स। ये शुरुआत थी गन कल्चर की पंजाब में। गन्स को एज ए पावर प्रोजेक्शन और इन्फ्लुएंस के तरीके से देखा जाने लगा। इंसर्जेंसी को खत्म हुए तो डेकेड्स हो गए, लेकिन वो सिस्टम आज तक वैसे का वैसे है। अब सीनियर लीडर्स के पास तो ये सब था, लेकिन पार्टी के लोअर लेवल वर्कर्स के पास नहीं। अब वो कपड़े तो पार्टी लीडर जैसे पहन सकते थे, लेकिन गनमैन या खुद के पास हथियार नहीं था। अभी तक भी सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी। लोगों के पास एस्पिरेशंस तो थी गन रखने की, लेकिन गन्स नहीं थी। लेकिन आने वाले टाइम में ये सब चेंज होने वाला था, क्योंकि पिक्चर में आने वाले थे गन लाइसेंसेस। इसकी डिटेल में जाने से पहले जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। पंजाब में इंडिया के सबसे ज्यादा गन लाइसेंसेस हैं। पंजाब की पॉपुलेशन कंट्री की बस 2% है, लेकिन गन लाइसेंसेस हैं 10%। पंजाब के 1000 आदमी पे 13 गन लाइसेंसेस हैं। कुछ केसेस में तो एक गन लाइसेंस पे 2 से ज्यादा गन्स इशूड हैं। ये बात तो है सिर्फ गन लाइसेंसेस की। लीगल आर्म्स और इलीगल आर्म्स की हालत तो आप समझ ही सकते हैं। गन लाइसेंसेस के आने के बाद गन रखना एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। अब बात चाहे इलेक्शन की हो या शादी की, गन तो चाहिए। अब जब लोगों के पास गन्स आएंगी तो यूज भी होंगी, और जब यूज होंगी तो गन से रिलेटेड क्राइम्स भी बढ़ेंगे। तो ऐसे में सवाल आता है पुलिस का। आफ्टर ऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो पुलिस ही मैनेज करती है, लेकिन पंजाब में पुलिस फोर्स का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा था। एक डिस्ट्रिक्ट में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते हैं एसएसपी, और एसएसपी ही डिसाइड करते हैं कि एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन होगा। लेकिन नए स्ट्रक्चर में ये सिस्टम चेंज हो चुका था, क्योंकि अब ये पावर एसएसपी के हाथ से निकल के दे दी गई हल्का इंचार्ज यानी एमएलए को। ये सिचुएशन एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जैसी थी, क्योंकि एमएलए पुलिस फोर्स का यूज अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को बचाने के लिए
ही करेंगे। अब इससे हुआ ये कि पुलिस फोर्स का मिसयूज बढ़ने लगा और पुलिस ऑफिसर्स स्टेशन इंचार्ज की पोजीशन के लिए एमएलएस को सपोर्ट करने लगे। इस नए सेटअप का डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ पंजाब के गन कल्चर पे, क्योंकि एक एसएचओ ही गन लाइसेंस के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जो कि बेसिस बनता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए गन लाइसेंस को अप्रूव करने के लिए। तो ऐसे में मैसिव स्केल पे पार्टी मेंबर्स को गन लाइसेंसेस इशू हुए। तो एक तरफ जहां पूरी स्टेट में गन लाइसेंसेस बांटे जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इन सब सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए बनी पुलिस फोर्स अंदर ही अंदर गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट खोखली होती जा रही थी। अब जहां एक तरफ ये सब चल रहा था, तो दूसरी तरफ पिक्चर में आ रहे थे गैंग्स। जरा इस सिचुएशन को देखिए। इलेक्शंस का टाइम है और इलेक्शंस के लिए आपको ना सिर्फ पैसा चाहिए बल्कि पावर प्रोजेक्ट करने के लिए मसल पावर भी चाहिए। मसल पावर मतलब लोग, और अगर आपकी पार्टी के लोगों के हाथ में गन्स नहीं है तो फिर इज्जत नहीं। और अब गन लाइसेंसेस इशू करवाना बाएं हाथ का खेल बन चुका था। तो ऐसे में पॉलिटिकल सपोर्ट, गन्स और लोगों को मिक्स करके जो कॉकटेल बनी, उसमें से निकल के आए गैंग्स। पंजाब में बढ़ती बेरोजगारी इन गैंग्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है हायरिंग के लिए। इनफैक्ट अगर आप इन गैंग्स के सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएंगे तो पाएंगे कि इन गैंग्स की फॉलोइंग लाखों में है। तो हमने देखा कि कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री इस पूरी सिचुएशन में सॉफ्ट टारगेट के जैसी, और हमने ये भी देखा कि कैसे गन्स पंजाब की कल्चर का पार्ट बनी और कैसे सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले इंस्टीट्यूशन से ही ये नया सिस्टम बन के निकला। अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई सोल्यूशन भी होगा, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन से पहले एक बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि इन रीसेंट इवेंट्स के बेसिस पे आप पंजाब को लेके कोई स्टीरियोटाइप मत बनाइए। अगर आप अपनी लाइफ को ही देखेंगे तो पाएंगे कि सब परफेक्ट नहीं है, कुछ चीजें अच्छी हैं और कुछ उतनी अच्छी नहीं है, और कई बार हमारी कुछ कमियां हमारी अच्छाइयों से ज्यादा नोटिस होती हैं। पंजाब के साथ भी वैसा ही है। पंजाब भी परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल हमारी तरह। ये टफ टाइम है पंजाब और पंजाब के लोगों के लिए, लेकिन टाइम के साथ सबसे अच्छी बात यही है कि वो हमेशा चेंज होता रहता है। पंजाब का टाइम भी चेंज होगा फॉर गुड। और इसी बात पे बात सॉल्यूशन की। पंजाब के गन कल्चर पे रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाले प्रोफेसर सुच्चा सिंह गिल सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको डीपोलिटिसाइज करना होगा पुलिस फोर्स को, जिससे पुलिस फोर्स की ऑटोनॉमी और क्रेडिबिलिटी बढ़ाई जा सके। उसके बाद आपको रिव्यू करने होंगे लास्ट डेकेड में इशू किए गए गन लाइसेंसेस, और जिन लोगों को कोई खतरा नहीं है उनके गन लाइसेंसेस कैंसिल करके उनकी गन्स को पुलिस के पास डिपॉजिट करना होगा।